वेलकम बैक टू सुपर 30 क्लासेस। जैसा कि आपको पता है हमारी 10th क्लास की ज्योग्राफी चल रही थी और 10th क्लास की ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर चल रहा था जल संसाधन। और अभी तक शायद हमारे 3 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं और लेक्चर से हमने देखा एक्चुअली कि हम जो है जल को संसाधन क्यों कहते हैं, क्यों जल को एक संसाधन बताया गया है। इसके पश्चात हमने इसका एक वितरण देखा कि जल किस प्रकार हमारे पृथ्वी पर जो है वितरित है, किस प्रकार कितना प्रतिशत जल जो है हमारे उपयोग लेने योग्य उपलब्ध है। उसके बाद हमने देखा कि जब जल जो है एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है ना, जब सीमित मात्रा में उपलब्ध है और इसकी जो मांग है वह जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ लगातार बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में उस सीमित जल को सही तरीके से उचित तरीके से उपयोग में लेने हेतु उस जल का उचित प्रबंधन हमारे लिए सतत आवश्यकता बन चुका था। तो उस जल के प्रबंधन के लिए सरकार ने जो योजनाएं चलाई उसके अंतर्गत हमने देखा कि जो है अनेक प्रकार की सरकार जो है प्रोजेक्ट चलाती है ना। ऐसे बहुत सारे जो है बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाती है, जिनमें हमने देखा कि केंद्रीय स्तर के कुछ प्रोजेक्ट थे, जिसमें हमने सबसे पहला भाखड़ा नांगल परियोजना देखी, दूसरा हमने दामोदर घाटी परियोजना देखी और तीसरी हमने देखी हीराकुंड परियोजना है ना। देखो भाखड़ा नांगल परियोजना मैंने आपको समझाई कि सतलज नदी पर है ना, पंजाब में भाखड़ा और नांगल बांध बनाए गए। फिर ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती है इनका उद्देश्य क्या होता है, इनका उद्देश्य होता है बहुत सारे जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करना। और वो उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो पहला उद्देश्य हमने देखा कि वहां से जो है जल विद्युत उत्पादन करना, पहला बिजली उत्पादन जल विद्युत उत्पादन करना, दूसरा जो है पेयजल उपलब्ध करवाना, तीसरा सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाना, चौथा हमने देखा कि वहां पर जो आर्थिक क्रियाकलाप है, आर्थिक कार्य है, जैसे मछली पालन है ना, ऐसे अनेक कार्यों को जो है प्रारंभ करना और इसके साथ साथ उस वातावरण को जो है ना सुरक्षित रखना, ये उद्देश्य होते हैं। तो यही जो सारे उद्देश्य इन परियोजनाओं से पूरे किए जाने लगे। तो केंद्रीय स्तर की परियोजना में हमने सबसे पहले भाखड़ा नांगल परियोजना देखी, इसके बाद दामोदर नदी घाटी परियोजना और एट लास्ट हमने हीराकुंड परियोजना देख ली थी। उसके बाद जो वीडियो लेक्चर्स हुए उसमें हमने राजस्थान की कुछ परियोजना में सबसे पहली आपने चंबल परियोजना देखी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना देखी आपने है ना, बिशलपुर परियोजना हमने कंप्लीट कर दी, माही बजाज सागर परियोजना देखी और इसके बाद जो राजस्थान की अन्य जो छोटी छोटी परियोजना क्लियर, तीसरी देखी मेजा बांध परियोजना, सिद्धपुर परियोजना, नर्मदा परियोजना, जवई बांध परियोजना और एट लास्ट जो हम जहां तक पहुंचे थे वो थी पांचना बांध। और पांचना बांध के बारे में देखा था, ये करौली जिले में स्थित है और इसे राजस्थान का एकमात्र ऐसा बांध है जो मिट्टी से बना है, मैंने आपको बताया था है ना। तो यहां तक हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका था। आज हम बात करेंगे आगे जल संरक्षण के बारे में है ना, कि जल संरक्षण के कौन कौन से तरीके और अपनाए गए उन तरीकों के बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जल संरक्षण। तो किसी स्थान पर वर्षा जल का उचित प्रबंधन कर संग्रहण करना ही उस स्थान का जल संरक्षण है। देखो ऐसा है कि आपने देखा होगा मानसून काल में जब अच्छी वर्षा होती है तो वह जल जो है वर्षा का जल नदियों के द्वारा इधर उधर बहता रहता है ना, और यही नदियां आगे जाकर समुद्र में मिल जाती है, महासागरों में मिल जाती है। लेकिन अगर नदियों के जल की बात करें तो वह जल जो है स्वच्छ होता है, पीने योग्य होता है ना। लेकिन अगर महासागरों के जल की बात करें तो वह जो है उसका कोई उपयोग नहीं है, वह एकदम एक बिल्कुल जो अगर देखा जाए तो खारा जल है ना, उस जल में जो है क्षारीयता है, वह जल खारा है। तो ऐसी स्थिति में जब नदियों का जल जो है जो कि स्वच्छ जल अगर इन महासागरों में मिल जाएगा तो वह जल भी जो है उपयोग लेने योग्य नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि जो वर्षा काल में जो जल जो हमारे पास एकत्रित हो रहा है उस जल का हमें क्या करना है, उचित तरीके से प्रबंधन करना है। क्लियर, तो उचित प्रबंधन करना, उसको संग्रहण करना, उस जल को बचाकर रखना, उसको स्टोर करके रखना ही क्या कहलाता है, जल संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, जल संरक्षण। क्लियर, अब ये जल संरक्षण क्यों किया जाता है, ताकि मानसून काल के अतिरिक्त जल को बांधों, तालाबों तथा झीलों अथवा छोटे जल स्रोतों में इकट्ठा करके शेष अवधि में प्रयोग लिया जाए। यानी जब हमारे यहाँ देखा होगा आपने है ना कि बारिश के मानसून के समय जो बारिश होती है उससे ही हमें जल प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना है कि जो मानसून के काल में होने वाली बारिश से जो जल प्राप्त हो रहा है उस जल को बचाकर रखना है। किसमें, हमें जो बांधों में, तालाबों में, झीलों में और छोटे छोटे जो जल के स्रोत होते हैं जैसे बावड़िया है ना, छोटे छोटे कुएं हैं, उनमें हमें इसको क्या करना है, स्टोर करके रखना है। और ये स्टोर क्यों करके रखते हैं, संग्रहित क्यों करके रखते हैं, ताकि जो है जब वर्षा नहीं हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई बारिश जो है 12 ही महीने होती रहती, तो जब वर्षा नहीं हो जो अन्य जो अवधि है उस अवधि में इस जल का क्या कर सके, हम उपयोग ले सके। क्लियर, तो इस उद्देश्य जो है, इस उद्देश्य के साथ जो है हमारे देश में जल संरक्षण किया जाता है। अब भारतीय संस्कृति में जल को अमृत के समान माना है, जिसके प्रति संवेदनशीलता के कारण देश के शासकों
सेठ साहूकारों तथा देखो भारतीय जल की संस्कृति जो है उसमें जल को जो है अमृत के समान बताया गया है। और इसके प्रति जो अगर देखा जाए संवेदनशील जल को अमृत के समान बताया गया है। तो इस जल को संग्रहित करने के लिए जो है विभिन्न गांवों में और नगरों में जो है कुएं बनाए जाते हैं, बावड़ियां बनाई जाती हैं, तालाब बनाए जाते हैं और झीलों का निर्माण कराया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी झीलें बावड़ियां ऐसी होती है जो किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के नाम पर होती है ना। तो उस व्यक्ति ने क्या है कि जल संग्रहण करने के उद्देश्य से उनका निर्माण कराया था। प्राचीन भारत में जल संरक्षण के प्रति सद्भावना थी। इसी कारण भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से कुंड, कूप तथा नहरों के साक्ष्य मिले। और देखा जाए तो वर्तमान समय में नहीं, केवल वर्तमान समय में ही नहीं, प्राचीन समय में भी जो है जल संरक्षण किया जाता था। जल की जो है बचत की जाती थी। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, है ना, जो हड़प्पा सभ्यता जो सबसे प्राचीन सभ्यता है हमारे भारत की, अगर उसकी बात करें तो वहां से भी हमें कुंड के अवशेष मिले हैं, कूप मिले हैं, दैट मींस कुछ गहरे जो कुएं होते हैं वो मिले हैं। इसके साथ साथ वहां से नहरों के भी जो साक्ष्य हमें मिले हैं। इस आधार पर कह सकते हैं कि प्राचीन समय में भी, प्राचीन काल में भी, सभ्यता काल में भी भारत में जो है जल संरक्षण किया जाता था। क्लियर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अगर देखें हम इतिहासकालीन अगर बात करें, है ना, राजा महाराजाओं की, शासकों की बात करें, तो जब मौर्य साम्राज्य था तो मौर्य साम्राज्य में एक शासक थे, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबारी थे, है ना, पुरोहित जो थे, जो सलाहकार थे, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को जिन्होंने शासक बनाया था, उनके जो गुरु थे वो थे, उनका नाम था कौटिल्य। क्या नाम था? कौटिल्य। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक थी अर्थशास्त्र। उनकी एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र। किसने लिखी? तो ध्यान रखें, कौटिल्य ने लिखी। और कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है। क्लियर। तो देखिए इस पुस्तक में जो राम इसका अर्थशास्त्र दे रखा है, ये वास्तव में अर्थशास्त्र नहीं है। ये जो है एक शासन को कैसा चलाया जाए उसके बारे में इस पुस्तक में सभी जानकारी लिखी हुई है। दैट मींस ये राजनीति विज्ञान की किताब है, पॉलिटिकल की एक बुक है, नाम इसका अर्थशास्त्र दे रखा है। क्लियर। तो उस बुक में भी इन्होंने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक थे उस समय मौर्य काल में, उन्होंने भी जो है देश में जल संरक्षण के प्रति सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। दक्षिण भारत में चालुक्य शासकों द्वारा विभिन्न एनीकटों तथा बांधों का निर्माण किया गया। अगर बात करें दक्षिण भारत के जो राजवंश हुए उनमें सबसे प्रमुख राजवंश का नाम आता है चालुक्य राजवंश। और चालुक्य जो शासक हुए थे उन्होंने भी जो है दक्षिण भारत में जल संरक्षण के लिए बांध बनाए, एनीकटों का जो है निर्माण कराया था। राजस्थान में जल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता परंपरागत रही है। दैट मींस जल संरक्षण के लिए जो हम जो जागृत है, हम जल संरक्षण के जो प्रयास कर रहे हैं वो राजस्थान में परंपरा से चला आ रहा है। दैट मींस प्राचीन समय से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई नई अवधारणा नहीं है हमारे लिए, ये हमारे देश के लिए एक प्राचीन अवधारणा है जो पुराने समय से चली आ रही है। इसका कारण क्या है? देखिए, क्योंकि वर्षा की कमी तथा सूखे की आशंका यह हमेशा से बनी रही है। हमारे देश में आपने देखा होगा कि जो हमारा देश जो है यहाँ पर कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि अति वृष्टि हो जाती है, बहुत ही अत्यधिक वर्षा हो जाती है। जैसा कि आपको पता होगा, अभी आजकल में ही एक दो दिन में न्यूज चल रही है कि हैदराबाद में जो है, बॉम्बे में जो है बहुत ही भारी बारिश हो गई। जबकि आप अगर दूसरे स्थानों की ओर देखें तो वहां पर बिल्कुल सूखा पड़ा है। तो यहाँ पर जो है मानसून का जो वितरण है असमान है। कुछ भौगोलिक स्थितियां ऐसी है जिनके कारण भारत के सभी देशों में समान मात्रा में समान रूप से वर्षा नहीं हो पाती। तो इसके कारण हमारे देश में देखा जाए तो वर्षा की कमी और सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती है। इसी कारण स्थानीय राजाओं तथा साहूकारों द्वारा क्या किया गया? बावड़ियों का निर्माण किया गया, झालरों का निर्माण किया गया। झालरा क्या होता है आगे समझाऊंगा अपने है टॉपिक में। बावड़ी, झालरा, नाडी, कुएं, कुई तथा जोहड़ों का निर्माण किया गया। अब सर बावड़ी तो हमने सुनी होगी, आपने कुएं सुने होंगे, नाडी चलो सुन लिया होगा, बट जौहर क्या होता है, झालरा क्या होता है, कुई क्या होती है, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे कि जल संरक्षण के कौन कौन से उपाय जो है हमारे राजस्थान में अपनाए गए। आगे देखें, ये जो उपाय अपनाए गए, ये जो बनाए गए स्रोत जो कि स्थानीय जनता के पेयजल के स्रोत रहे, यानी यहाँ से जो है स्थानीय जनता क्या करती, जो पीने का जो जल है वो एकत्रित करती, उस जल का उपयोग पेयजल के रूप में करती और साथ ही छोटे व बड़े बांध, खडीन तथा एनीकट पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए भी उपयोगी रहे। और इसके साथ साथ देखा जाए जो छोटे बांध जो है, खडीन जो बनाए जाते हैं, एनीकट बनाए जाते हैं, उनसे पेयजल की आपूर्ति तो होती ही है और उसके साथ साथ देखा जाए तो वहां से सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये तो हमने देखा जल संरक्षण का इतिहास कि जल संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रयास किए जाते हैं, कौन कौन से राजा थे, किस प्रकार हमारे ऐतिहासिक कालों में या सभ्यता कालीन या पुरानी जब सभ्यता की स्थिति देखी जाए तो किस प्रकार वहां पर जल संरक्षण के प्रयास किए गए।
उनके बारे में हमने अभी तक देखा। अब हम बात करेंगे राजस्थान में जो परंपरागत जल संरक्षण के रूप। देखो राजस्थान में दैट मींस जो परंपरागत प्राचीन समय से जो जल संरक्षण करने के हम जो उपाय कर रहे हैं, जल को कैसे बचा रहे हैं, किन किन साधनों के द्वारा, ऐसी कौन सी शिलाकृतियां बना रहे हैं हम, है ना, कौन कौन से स्रोत बना रहे हैं जल संरक्षण के, उन सभी स्रोतों के बारे में हम राजस्थान के जो स्रोत है उनके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला नाम आता है राजस्थान में जल संरक्षण के स्रोत के रूप में, पहला नाम है बावड़ी। पहला नाम है बावड़ी। तो अगर आपने देखी होगी बावड़ी, आपने देखा भी होगा बावड़ी होती कैसी है ना। तो एक कुएं के जैसा कुआं होता है, कुआं तो क्या होता है कि सीधा सा गोल होता है अंदर से, लेकिन बावड़ी क्या है, कुछ बावड़ियां गोल होती हैं, कुछ बावड़ियां चौकोर भी होती हैं, आयताकार होती है, वर्गाकार होती है। और इन बावड़ियों में उतरने के लिए सीढ़ियां होती है ना। और इसके साथ साथ वहां पर जो है अंदर की ओर जल भरा होता है, और उस जल को संरक्षित करने के लिए, जल को शुद्ध बनाए रखने के लिए वहां पर अनेक जो जल देवताओं की मूर्तियां जो है ना, जल के विभिन्न देवी देवताओं की जो मूर्तियां है वो स्थापित कर दी जाती है, ताकि लोग जो है वहां पर गंदगी नहीं फैलाए। क्लियर? देखें, चतुष्कोणीय गोल एवं वर्तुला आकार में निर्मित जल स्रोत, जिसके प्रवेश मार्ग से मध्य मार्ग तक ईंटों तथा कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया गया। यानी ये बिल्कुल कैसी होती है, तो चतुष्कोणीय हो सकती है, गोल हो सकती है ना, वर्तुलाकार हो सकती है। और इसमें क्या होता है, इसके प्रवेश मार्ग से मध्य तक, बिल्कुल सेंटर तक, नीचे तक क्या होता है, ईंटों से या कलात्मक पत्थरों से, डिजाइन पत्थर होते हैं, अलग अलग पत्थर होते हैं अलग अलग डिजाइनों के, उन पत्थरों से क्या है प्रवेश मार्ग बनाया जाता है, अर्थात इसमें सीढ़ियां बनाई जाती है, और इनके आगे आगे आंगननुमा भाग होता है। और ये जब सीढ़ियां बिल्कुल नीचे खत्म हो जाती है, तो नीचे बिल्कुल एक आंगननुमा भाग होता है अंदर की ओर। आपने अगर सूखी बावड़ी देखी होगी, बिल्कुल अगर खाली बावड़ी देखी होगी, तो इस तरह की आकृति होती है, बहुत ही बड़ा जो है कुंड के जैसे होता है, चारों तरफ उसके उतरने के लिए अंदर सीढ़ियां होती है, और जब सीढ़ियां समाप्त होती है तो अंदर एक जो है एक बड़ा सा आंगन होता है। क्लियर? इन भागों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी रहती है, और इन सीढ़ियों पर कलात्मक मेहराब स्तंभ झरोखे होते हैं। और आपने देखा होगा ये जो सीढ़ियां है, इन पर बहुत सारे झरोखे बने होते हैं, बहुत सारे मेहराब बने होते हैं, है ना। इन झरोखों में स्थानीय जल देवताओं की मूर्तियां होती हैं। और ये जो झरोखे बनाए जाते हैं, इसमें क्या करते हैं, जो स्थानीय जो जल के देवता हैं उनकी मूर्तियां स्थापित की जाती है ना। अब ये मूर्तियां क्यों स्थापित करती है, इसके पीछे रीजन ये है कि लोग जो है वहां पर जल स्रोत को गंदा नहीं करें, क्योंकि हम जो है देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, तो उस आधार पर जो लोगों से ना उस जल को संरक्षित रखने के लिए इस प्रकार की मूर्तियां जो है वहां पर स्थापित की जाती है। राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण व उपयोग व्यक्तिगत अथवा सामाजिक होता है। और हमारे यहाँ पर जो बावड़ियां जो है, इसका निर्माण व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति अपने स्तर पर भी कराता था प्राचीन समय में, है ना। और इनका निर्माण जो है सामाजिक रूप से अर्थात सामुदायिक रूप से भी होता था। पूरे समाज के लिए समाज इसका उपयोग कर सकता था। आपने देखा होगा पुराने महलों में, किलों में, तो वहां पर बहुत सारी बावड़ियां बनी हुई होती है। तो उन बावड़ियों को बनाने का उद्देश्य क्या था, उस जल को संग्रहित करना, और व्यक्तिगत रूप से उस बावड़ी का जो क्या है, उस बावड़ी के जल का जो है उपयोग करना। और गांवों में भी इस प्रकार की बावड़ियां होती है, तो उन बावड़ियों का उद्देश्य होता है कि पूरे समाज के लिए, पूरे गांव के लिए है ना जल उपलब्ध करवाना। बावड़ियां राज्य के सभी जिलों में मिलती है, और ये जो बावड़ियां है ये राजस्थान के सभी जिलों में मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से बावड़ियों की अगर देखी जाए तो बूंदी शहर को बावड़ियों की अधिकता के कारण सदैव सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। देखो सबसे ज्यादा बावड़ियां जो है अगर राजस्थान में बात करें तो वो जो बूंदी जिले में है। कहां पर है? बूंदी जिले में। तो बूंदी जिले में बावड़ियों की क्या है, अधिकता है, और बावड़ियों की अधिकता होने के कारण बूंदी शहर को जो है बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। और बावड़ियों को इंग्लिश में स्टेप वेल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेप वेल्स, है ना। तो इसी कारण बूंदी जिले को बावड़ियों का शहर या सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से किस शहर को जाना जाता है, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, तो आपका आंसर वहां होना चाहिए बूंदी। क्लियर? देखिए आगे, इसके अलावा जोधपुर की तापी बावड़ी, दौसा की भाडारेंज बावड़ी, चित्तौड़ की बिनाता की बावड़ी व आभानेरी की चांद बावड़ी प्रसिद्ध। ये जो लास्ट आभानेरी की चांद बावड़ी दे रखी है, ये बहुत ही प्रसिद्ध बावड़ी है ना। तो इस प्रकार की जो बावड़ियां हैं ये राजस्थान में विकसित हुई है। देखिए चांद बावड़ी आभानेरी के बारे में कुछ लिखा हुआ है ना, कि यह बावड़ी राजस्थान की प्राचीन बावड़ियों में से एक है। इसका निर्माण निकुंभ राजवंश के राजा चंद्र ने किया था, है ना। तो इस बावड़ी के बारे में कुछ स्टोरी दे रखी है। और ऐसे जो है शिलालेख जो है, ये जब बावड़ियां बनाई जाती है इस प्रकार के जो शिलालेख है ना, वहां पर लगा दी जाती है। और ये जो झरोखे बने हुए हैं, इन झरोखों में एक्चुअली क्या किया जाता है, यहाँ पर जो है जल देवता की मूर्तियां स्थापित की जाती है। और जब बावड़ी की जो सीढ़ियां जब खत्म होती है, तो उस स्थान पर देखो यहाँ पर ग्रीन कलर से आपको आंगन दिखाई दे रहा है ना। तो इस प्रकार का आंगन होता है। और वर्षा काल में इन बावड़ियों में जल जो है पूरा भर जाता है, और जल का उपयोग जो लोग हैं अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं।
क्लियर। तो पहला जो स्रोत है वो बावड़ी, वो हमने यहाँ पर समझ लिया। दूसरा जल का स्रोत राजस्थान में जो है दूसरा है तालाब। तो देखिए तालाब के बारे में कि तालाब में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है जो पशुधन तथा मानव के पेयजल का स्रोत है। तालाब जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, वर्षा का जो जल होता है उसे एकत्रित किया जाता है और इसका उपयोग जो है मानव के लिए और पशु पक्षियों के लिए किया जाता है। अधिकांश तालाबों का निर्माण ढालू भूभाग के समीप किया जाता है। अब जो अधिकांश तालाब देखे जाए तो ऐसे स्थान पर बनाए जाते हैं जहाँ की जमीन कैसी हो, ढाल वाली हो। जहाँ की जमीन कैसी हो, ढाल वाली हो। दैट मीन्स जब जमीन ढाल वाली होगी, है ना, तो क्या होगा कि आसपास के क्षेत्रों में जब बारिश होगी तो बारिश का पानी उस ढाल के कारण, है ना, नीचे बहता हुआ, नीचे की ओर ढाल की ओर बहता हुआ आएगा और तालाब में जाकर गिरेगा, जिससे तालाब में जो जल है वो स्टोर हो पाएगा। तो अधिकांश जो तालाब है इनका निर्माण कहाँ किया जाता है, ढालू भाग में किया जाता है। क्लियर। आगे देखें, इन तालाबों के निर्माण में धार्मिक तथा सामाजिक भावना जुड़ी रहती है। और ये तालाब जो होते हैं एक्चुअली जल के जितने भी स्रोत अगर आप देखेंगे, चाहे बावड़ी हो, तालाब हो, कुएं हो, झील हो, उनके साथ कोई ना कोई जो है धार्मिक भावना अवश्य जुड़ी होती है। और उसको जोड़ने का जो अगर हम साइंटिफिक रीजन देखें, उसका साइंटिफिक कारण भी यही है कि जल स्रोत जो है उसको साफ बनाए रखना, है ना, उसको स्वच्छ बनाए रखने के कारण जो लोग हैं उसको धार्मिक मान्यता से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। वहां पर किसी देवी देवता की मूर्ति स्थापित कर देते हैं। तो इस प्रकार जो लोग हैं उसको क्या करते हैं, संरक्षित रख पाते हैं। इस कारण इनका संरक्षण तथा सुरक्षा आसानी से हो जाती है, क्योंकि इनको धार्मिक भावना से जोड़ने से क्या होता है, इनका संरक्षण हो सकता है, इनको बचा कर रख सकते हैं और इनकी सुरक्षा जो है हम आसानी से कर सकते हैं। राजस्थान के प्रमुख तालाब जो तत्कालीन समय में जल स्रोत रहे हैं, उनमें देखो राजस्थान के जो प्रमुख तालाब है वो अपने समय में क्या है, जल के स्रोत रहे हैं। जैसे पाली में हेमावास बांध है, सरेरी तथा मेजा बांध भिलवाड़ा में। ये भिलवाड़ा जो है हमारा, यहाँ पर जो एक मेजा बांध बना हुआ है, सरेरी बांध है, पाली में हेमावास बांध बना हुआ है ना। बानकिया तथा सेनापानी बांध तालाब चित्तौड़ जिले में है ना। पाली देखो बानकिया और सेनापानी तालाब जो है चित्तौड़ जिले में है। गढ़सीसर है ना, गढ़ीसर और गजरूप सागर जैसलमेर जिले में प्रसिद्ध रहे हैं। देखो जैसलमेर जिले में भी तालाब के जो स्रोत हैं, यहाँ पर तालाब बने हुए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख नाम आता है गढ़सीसर का नाम है, तो जैसलमेर जिले का सबसे प्रमुख तालाब है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तालाब के बाद अगला जो जल स्रोत है वो है हमारा झील। और यहाँ पर अगर इस चित्र को आप देखेंगे तो ये चित्र शायद आपको याद हो, ये चित्र किस जगह का है आपको पता होना चाहिए। ये जो झील है, ये झील का जो चित्र दे रखा है वो हमारे जिले राजसमंद जिले का है। और राजसमंद जिले में स्थित झील राजसमंद झील का ये चित्र है, जिसे महाराणा राज सिंह ने बनाया था, है ना। इस झील के बारे में भी मैं आपको कुछ बताऊंगा। देखिए पहले हम झीलों के बारे में बात करते हैं कि झीलें राज्य में बहते हुए जल का संरक्षण करने में सर्वाधिक प्रचलित स्रोत रही है। यानी जो बहता हुआ जल है उसको संरक्षित करने का सबसे प्रमुख स्रोत अगर बात की जाए तो वो क्या है, झील ही है। इन झीलों का निर्माण स्थानीय शासकों, साहूकारों तथा एवं बंजारों के द्वारा किया गया। ये जो झील है, इन झीलों का अगर निर्माण देखा जाए तो स्थानीय शासकों द्वारा किया जाता है। कुछ साहूकार होते हैं और बंजारे जो होते हैं उनके द्वारा किया गया। अब बंजारों ने झील का निर्माण कैसे किया उसके पीछे की स्टोरी भी है, मैं भी आपको आगे बताऊंगा। देखिए ये पेयजल के साथ साथ सिंचाई के साधन के रूप में प्रचलित रही है। इनसे क्या होता है, जो पीने का जल उपलब्ध होता है उसके साथ साथ जो है जल सिंचाई के लिए भी उपलब्ध करवाया जाता है। इन झीलों से नहरें निकालकर समीप के भागों में सिंचाई कार्य किया जाता था। यह झील जहां स्थानीय आर्थिक तथा सामाजिक विकास में सहायक रही, वही अकाल तथा सूखे में जीवनदायी रही है। यानी इस झील जो ये झील जो है हमें आर्थिक दृष्टि से विकास में सहायता करती है। आर्थिक दृष्टि से कैसे करती है कि झीलों में जो है विभिन्न प्रकार के उद्योग जो है प्रारंभ होते हैं, जैसे नौकायान है, जहां है ना नावें चलती है, तो उनसे क्या है हमें जो है हमारी अर्थव्यवस्था में जो है कहीं ना कहीं से योगदान होता है। उसके साथ साथ झीलों में मछली पालन किया जाता है। झीलों में आपने देखा होगा बहुत सारी जो जल में खेती की जाती है, तो उससे जो है ये हमारे जल में आर्थिक हमारे देश के लिए आर्थिक विकास में सहायता करती है और समाज के विकास में भी सहायता करती है। और इसी के साथ साथ ये जो जिले हैं वो देश में अकाल तथा सूखा की जब कंडीशन होती है उस कंडीशन में हमें जो है पूर्ण रूप से सहायता प्रदान करती है। इन जिलों में अजमेर की आना सागर झील, उदयपुर की पिछोला तथा फतेह सागर झील प्रमुख है। चूरू की ताल छापर झील, जालोर का बाकली बांध, टोंक का टोडरी सागर, पाली का सरदार समंद, बूंदी की नवलखा झील तथा राजसमंद की नौ चौकी झील प्रसिद्ध है। अगर इन झीलों में बात करें तो झीलों के कुछ नाम दे रखे हैं। देखी होगी उदयपुर की पिछोला, फतेह सागर, स्वरूप सागर झीलें देखी होगी। तो पिछोला झील के बारे में कहा जाता है कि उस झील का निर्माण जो है पिच्छू बंजारा, एक बंजारा था उनके काल में, उस बंजारे ने किया था। किसने किया था? पिच्छू बंजारे ने इस झील का निर्माण किया।
इसी तरह हम बात करें, यहाँ पर जो चित्र दे रखा है आपको, यहाँ जो डायग्राम दे रखा है वो राजसमंद झील का, हमारे राजसमंद जिले की जो झील है, इस झील का डायग्राम दे रखा है और झील के बारे में दे रखा है कि वर्षा जल संरक्षण के पुण्य उद्देश्य से बनाई गई राजसमंद झील राणा राज सिंह ने बनवाई। ये किसने बनाई? कि हमारे राजसमंद के जो महाराजा थे जो महाराणा राज सिंह थे, उनके द्वारा इस झील का निर्माण किया गया। देखें, प्रकृति की अनुकंपा को सहेजती राजसमंद झील की पाल नौचौकी व इस पर बनी छतरियों की छतों, स्तंभों तथा तोरणद्वार पर की गई मूर्तिकला एवं नक्काशी देखकर स्वतः ही दिलवाड़ा के जैन मंदिरों की याद आती है। यहाँ पर देखा जाए तो इस झील को जो है नौचौकी, इस झील की जो पाल है उसको नौचौकी पाल के नाम से जाना जाता है। इस झील के किनारे, चलो आपको बता देते हैं, तो एक प्रशस्ति होती है। प्रशस्ति क्या होती है? सबसे पहली बात कि विश्व का सबसे बड़ा एक शिलालेख बना हुआ है। शिलालेख होता है कि जो राजा महाराजा है उसकी पूरी जीवित, उस राजा महाराजा ने क्या क्या कार्य करवाए, उसके परिवार में कौन हुए, उसके वंशज क्या थे, उनके बारे में जो है पूरा उल्लेख पत्थरों पर लिखाकर जो है झील के किनारे स्थापित किया गया है, जो कि राज्य प्रशस्ति शिलालेख कहलाता है। क्या कहलाता है? राज्य प्रशस्ति शिलालेख, जो कि हमारे राजसमंद झील के किनारे है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। पत्थर पर खुदा हुआ जो शिलालेख कहते हैं उसको, है ना, जो पत्थर पर खुदा होता है उसको कहते हैं शिलालेख। और विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख जो है हमारी राजसमंद झील के किनारे पर ही स्थित है और शिलालेख का नाम है राज्य प्रशस्ति शिलालेख। अगर आप कहीं जाने का मौका मिले तो जरूर देख के आए। तो इस प्रकार हमने जो जल के स्रोत हैं, जल संरक्षण के स्रोत, और जल संरक्षण के स्रोतों में सबसे पहला हमने बावड़ी देखी, दूसरा हमने तालाब देखा, और तीसरा जो है हमने आज झील के बारे में बात की। कल जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम जो अलग अलग जो अन्य स्रोत है जो कि हमारे राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्रचलित है, उन स्रोतों के बारे में देखेंगे, जिसमें हम नाडा समझेंगे, है ना, नाडा क्या होता है या नाडी किसे कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टांका क्या होता है, नाडी है, टांका है, जोहड़ है ना, बेरी, कुई, खड़ी, इन सभी स्रोतों के बारे में हम जो है कल की क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना।